नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनअप्स टेल्स हब में। दोस्तों, एक नई कहानी है, ज़रूर आपको पसंद आएगी। चलिए इसे शुरू करते हैं। दिल्ली की एक ऊंची ऊंची इमारतों से भरी रिहायशी सोसाइटी, जहां नज़र घुमाओ तो बस अपार्टमेंट ही अपार्टमेंट दिखाई देते थे, मानो सभी इमारतें एक दूसरे को देखती हुई खड़ी हों। नीचे बने छोटे से चिल्ड्रन पार्क में बच्चे शोर मचाते हुए खेल रहे थे। उसी पार्क के सामने खड़ी एक नई इमारत के 10वें फ्लोर पर कुछ लोग सामान चढ़ा रहे थे। लगता था कि किसी ने हाल ही में तैयार हुए उस फ्लैट को खरीदा है और आज ही वहां रहने के लिए शिफ्ट हो रहा है। उसी फ्लैट के ठीक सामने किराए पर एक लड़का रहता था, राघव। और राघव के पास आया हुआ था उसका दोस्त हेमंत, जो दूसरी बिल्डिंग में रहता था। हेमंत ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखते हुए कहा, अरे राघव, लगता है सामने वाले फ्लैट में कोई नया पड़ोसी आ गया है। देखना कितना सामान ऊपर जा रहा है। चलो अच्छा है, अब तेरे सामने भी कोई रहेगा। राघव ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, कैसा पड़ोसी यार, तुझे तो पता ही है यहाँ के मकान मालिक किराएदारों से कितना दूरी बनाकर रखते हैं, और हम जैसे अकेले लड़कों से तो वैसे भी ऐसे बचते हैं जैसे हम कोई बहुत बड़े बदमाश हो। इतना कहकर हेमंत मुस्कुराया और राघव के फ्लैट का खुला दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। अगले दिन हेमंत अपने कमरे में स्टडी टेबल के पास रखी कुर्सी पर बैठा पढ़ाई में डूबा हुआ था। तभी अचानक उसकी नज़र सामने वाले फ्लैट की खुली खिड़की पर चली गई। उसने कुछ पल के लिए उधर देखा, मगर उस समय वहां कोई दिखाई नहीं दिया। एक झलक देखने के बाद वह फिर से अपनी किताबों में व्यस्त हो गया। दरअसल हेमंत दिल्ली की एक निजी कंपनी में काम करता था और साथ ही यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा था। उस दिन रविवार था, इसलिए उसे ऑफिस नहीं जाना था और वह घर पर ही पढ़ाई कर रहा था। कुछ देर बाद जब उसने सिर उठाकर फिर सामने देखा तो उसी खिड़की पर अब एक गमले में लगा हरा भरा पौधा रखा हुआ था। उसकी ताजी हरियाली खिड़की से झांक रही थी। उस पौधे को देखते ही हेमंत के मन में एक अजीब सी शांति और सुकून भर गया। वह कुछ देर तक बिना पलक झपकाए उस पौधे को देखता रहा, फिर उठकर रसोई में चला गया। थोड़ी देर बाद वह वापस लौटा तो उसके हाथ में कॉफी का मग और घर का बना हुआ कुछ हल्का सा नाश्ता था। यह नाश्ता उसकी बड़ी बहन बनाकर दे गई थी, जो पिछले हफ्ते ही फरीदाबाद से उसे मिलने के लिए आई थी। हेमंत की मां का निधन करीब 4-5 साल पहले हो चुका था। पिता से उसके रिश्ते पहले से ही अच्छे नहीं थे, इसलिए मां के 13वीं के बाद ही उसने अपने पिता और उस घर से लगभग दूरी बना ली थी। कॉफी की चुस्कियां लेते हुए हेमंत खिड़की से बाहर मौसम को देख रहा था। आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे और लग रहा था कि कभी भी बारिश शुरू हो सकती है। तभी उसकी नज़र फिर से सामने वाली उसी खिड़की पर जा टिकी। इस बार वहां कुछ हलचल सी महसूस हो रही थी। शायद कोई वहां पर्दा लगा रहा था। हेमंत ने ध्यान से देखने की कोशिश की, मगर उसे साफ कुछ दिखाई नहीं दिया। बस एक झलक मिली, सुर्ख लाल रंग का कोई आंचल या दुपट्टा हवा में हल्का सा लहराता हुआ। यह आंचल था या दुपट्टा, यह तो वह समझ नहीं पाया, लेकिन इतना लगभग तय था कि उस फ्लैट में अब किसी महिला की मौजूदगी जरूर है। अगले दिन हेमंत बाइक लेकर सामने वाले फ्लैट के नीचे अपने दोस्त राघव का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो और उसका दोस्त राघव एक ही कंपनी में कार्यरत थे और दोनों एक साथ ही ऑफिस जाया आया करते थे। काफी समय बीत गया लेकिन राघव नीचे नहीं आया, और जब हेमंत ने उसको फोन मिलाया तो वो भी नॉट रीचेबल बता रहा था। अरे यार, आज तो ये लड़का पक्का मरवाएगा, बहुत लेट हो गए यार। अपने आप में ही बड़बड़ाता हुआ हेमंत फटाफट से लिफ्ट के सामने पहुंच गया, मगर कहते हैं ना कि कोई भी मुसीबत कभी अकेली नहीं आती। लिफ्ट में कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा था और पूछने पर टेक्नीशियन ने बताया कि सर बस 10 मिनट। 10 मिनट? हेमंत के मुंह से जोर से निकला। अब हेमंत बड़ी ही तेजी से बड़बड़ाते हुए सीढ़ियां चढ़ रहा था और दूसरी तरफ से एक मोहतरमा बेख्याली से चली आ रही थी, और वो भी कुछ डरी सहमी सी। दोनों अचानक इस तरह आमने सामने टकरा गए कि हेमंत तो किसी तरह खुद को संभाल पाया, लेकिन सामने खड़ी वह लड़की इस अप्रत्याशित टक्कर से बुरी तरह घबरा गई। हेमंत के मुंह से बार बार सिर्फ सॉरी, सॉरी ही निकल रहा था, जबकि उसे खुद ही ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गलती थी किसकी। वैसे भी उस समय यह बात इतनी मायने नहीं रखती थी, क्योंकि उसे इस बात का अफसोस हो रहा था कि उसकी वजह से वह लड़की इतनी घबरा गई थी। और सच कहे तो एक बार उसे देखने के बाद हेमंत की नजरें वहीं ठहर गई थी। वह किसी परियों जैसी खूबसूरत तो नहीं थी,
लेकिन उसके चेहरे की सादगी में एक अलग ही आकर्षण था। सांवला मगर बेहद सलीकेदार रंग, गहरी और भावपूर्ण आंखें, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे कोमल होठ और संतुलित सा व्यक्तित्व। उसकी यह सादगी ही किसी को भी अपनी ओर खींच लेने के लिए काफी थी। खुद को थोड़ा संभालते हुए उसने धीरे से कहा, इट्स ओके। यह कहकर वह कुछ पल के लिए सीढ़ियों पर ही बैठ गई। हेमंत ने चिंता भरे स्वर में पूछा, आप ठीक तो है ना? उसने हल्का सा सिर हिलाकर में जवाब दिया। फिर जब उसने देखा कि हेमंत अभी भी उसी के पास खड़ा हुआ है, तो वह धीरे से उठी और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। हेमंत को तो ऊपर अपने दोस्त राघव के पास जाना था, लेकिन पता नहीं क्यों उसके कदम भी उसी के पीछे पीछे नीचे की ओर बढ़ गए। सीढ़ियां खत्म होते ही वह तेजी से आगे मुड़कर दूसरी दिशा में चली गई, जबकि हेमंत अपनी बाइक की तरफ बढ़ गया। वहां उसका दोस्त राघव न जाने कब से खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। हेमंत को देखकर राघव उसे न जाने क्या क्या बातें सुनाने लगा, लेकिन हेमंत को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो बेख्याली में बस वहां खड़ा ही था कि तभी राघव ने हेमंत की इस स्थिरता को भांपते हुए आज बाइक स्वयं चलाने का फैसला किया, जिस पर हेमंत चुपचाप उसके साथ पीछे वाली सीट पर बैठ गया। वो कब ऑफिस पहुंच गया और कब शाम को वापस आया, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे तो बस ये लग रहा था कि वो अभी भी उन सीढ़ियों पर बैठी हुई उस मोहतरमा को निहार रहा है और वो बार बार कह रही है, इट्स ओके, इट्स ओके। अगले दिन सुबह हेमंत काफी जल्दी ही सोकर उठ गया था, या कहें कि उसे सारी रात सोया ही नहीं था। इस तरह का आकर्षण हेमंत अपनी जिंदगी में पहली बार ही महसूस कर रहा था। 26 वर्षीय हेमंत की स्कूलिंग से लेकर कॉलेज तक की शिक्षा दीक्षा तो ओनली बॉयज संस्थानों में ही हुई थी। शायद इसे भी इसके एक बड़े कारण के रूप में देखा जा सकता है, और इसके अलावा उसके अंतर्मुखी स्वभाव का भी इसमें काफी योगदान रहा कि आज अपने ऑफिस की न जाने कितनी ही महिला सहकर्मियों का तो वो नाम तक भी नहीं जानता था ठीक से। रूप रंग और व्यक्तित्व में जहां हमारे हेमंत जी हर एक लड़की की पहली पसंद पर खरे उतरते, वहीं उनके बात करने का अंदाज मानो बोले तो बस फूल ही झड़ते हैं। और उनके बुद्धि विवेक पर तो शायद ही उनके जीवन में शामिल ऐसा कोई शख्स हो जो कि फिदा ना हो। हेमंत जितनी जल्दी आज जागा था, उतनी ही फुर्ती से वो तैयार भी हो गया, और आज भी उसने राघव के फ्लैट में जाने के लिए सीढ़ियों का ही विकल्प चुना, जबकि आज सोसाइटी की लिफ्ट बिल्कुल दुरुस्त थी। सीढ़ियां चढ़ते हुए हर एक पायदान के साथ हेमंत के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। वो बस एक चेहरे को अपने आंखों में बसाए दीवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहा था, और इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ न जाने कब वो राघव के फ्लैट तक पहुंच गया। शायद इसका एहसास तो उसे खुद भी ना हो। वो राघव के फ्लैट की डोरबेल बजाता इससे पहले ही राघव ने दरवाजा खोल दिया। अरे तू आज इतनी जल्दी? देख, इसीलिए मैं भी आज जल्दी ही रेडी हो गया, क्योंकि कल तू तो भाई न जाने किन ख्यालों में डूबा हुआ था, और बॉस के उस चमचे रतन की पूरी बकवास मुझे अकेले ही झेलनी पड़ी। तो भाई आज नो लेट, चल फटाफट। कहते हुए राघव ने अपने फ्लैट को लॉक किया और वो दोनों लिफ्ट से सीधे नीचे और फिर सीधे ऑफिस के लिए निकल पड़े। अगले 3-4 दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। हेमंत सीढ़ियों के रास्ते राघव के यहाँ जाता, और फिर वो दोनों लिफ्ट से होकर सीधे ऑफिस के लिए निकल जाते। क्या बात है यार, आजकल तू बड़ा मायूस सा रहने लगा है। बता ना, घर में कोई परेशानी है क्या? राघव ने लंच करने के बाद कैंटीन में अपने सामने की चेयर पर बैठे हुए हेमंत के हाथ पर हाथ रखते हुए पूछा। एक बार तो जैसे हेमंत को कुछ सुनाई ही नहीं दिया। राघव के दोबारा हाथ हिलाए जाने पर हेमंत की तंद्रा के साथ टूटी। कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। हेमंत ने अपने होठों पर फीकी सी मुस्कान बिखेरते हुए कहा। कुछ नहीं क्या साले, क्या मैं तुझे जानता नहीं? हमेशा हंसने और हंसाने वाला मेरा यार आखिर गया कहाँ? अरे घर में तो तेरे कुछ दुख तकलीफ है तो वो बता, अगर तेरी कोई पर्सनल बात है तो वो कह दे यार। अच्छा बता, कहीं कोई प्यार व्यार का मामला तो नहीं है ना? राघव ने इस बार जरा सख्त लहजे में और हेमंत को थोड़ा घूरते हुए पूछा। प्यार? प्यार व्यार क्या? तू पागल है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है पागल। हेमंत ने जरा सक पकाते हुए जवाब दिया, और फिर वो वहां से उठकर ऑफिस की ओर चल दिया। उस दिन के बाद से हेमंत जब भी राघव के सामने होता तो खुद को हमेशा सामान्य दिखाने की कोशिश करता, लेकिन अंदर से वो अपने आप में आए इस बदलाव को स्वयं भी बड़ी ही बारीकी से महसूस कर रहा था। आज रविवार है, यानी कि हेमंत की छुट्टी का दिन।
और हमेशा की तरह आज भी वो अपनी स्टडी टेबल पर रखी हुई अपनी यूपीएससी की किताबों के साथ उलझा हुआ है। पढ़ते पढ़ते ही वो कॉफ़ी बनाना और फिर चुस्कियों के साथ अपनी पढ़ाई में मशगूल हो जाना। सब कुछ बिल्कुल पहले की तरह ही है। शायद वो आज सचमुच खुद में आए पिछले कई दिनों की अपेक्षा कुछ कम बेचैनी महसूस कर रहा है। इस बीच एक या दो बार उसकी नज़र उस सामने वाले फ्लैट की खिड़की पर भी गई, मगर आज वो बंद है। हेमंत बस अब अपनी पढ़ाई खत्म करके उस जगह से उठने ही वाला था कि तभी अनायास ही उसकी नज़र सामने की फ्लैट की उस खिड़की पर चली गई जो अब खुल चुकी थी। और वो हरा भरा पौधा अपने यथा स्थान पर रखा हुआ आज भी हेमंत को एक सुखद एहसास से भरने लगा था। हेमंत उस पौधे को ऐपलक देख ही रहा था कि तभी वहां एक लड़की, जिसकी उम्र शायद कोई 23 या 24 वर्ष की रही होगी, उस पौधे के बिल्कुल नजदीक आकर खड़ी हो गई। उसने हल्के आसमानी रंग की साड़ी पहन रखी थी और उसके कानों में बड़े बड़े गोल झुमके हिलडुल कर कभी उसके चेहरे पर बिखरी हुई लटों को तो कभी उसके चेहरे को चूम रहे थे। हेमंत की नज़र जब पौधे से हटकर उस लड़की पर जा टिकी, उस लड़की का चेहरा इतनी दूर से हालांकि धुंधला ही दिख रहा था, मगर फिर भी न जाने क्यों हेमंत को वो चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था और उसे देखकर उसके दिल को कुछ सुकून सा ही मिल रहा था। मगर ये सुकून वहां पर चंद पलों का ही मेहमान रह सका, क्योंकि अचानक ही वहां चली एक धूल भरी हवा के साथ ही उस लड़की ने झट से वो खिड़की बंद कर ली। अगले दिन हेमंत ने अपने ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी। दरअसल आज उसकी बड़ी बहन गौरी और उसका पति राजीव उससे मिलने के लिए आने वाले थे। हेमंत ने बाहर से खाने पीने की कई चीज़ें ऑर्डर करने के साथ साथ अपने हाथों से अपनी बहन की फेवरेट चावल की खीर भी बनाई थी। हेमंत ने खिड़की से नीचे अपनी दीदी और जीजा जी की गाड़ी को जैसे ही आते हुए देखा, वो तेजी से लिफ्ट से होता हुआ उन्हें रिसीव करने के लिए नीचे पहुंच गया। वो पार्किंग लॉट में खड़ा उन दोनों के गाड़ी से उतरने का वेट कर ही रहा था कि तभी उसकी नज़रों के सामने से होते हुए वो ही सीढ़ियों वाली लड़की लिफ्ट में प्रवेश कर गई। और हेमंत चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया, जबकि वो पिछले एक हफ्ते से बेसब्री से दोबारा होने वाले इस दीदार का इंतजार कर रहा था। और आज जब वो दिखी भी तो इस तरह। एक बार तो उसने वहां से मुड़ने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि उसकी दीदी और जीजाजी उसके पास आकर खड़े हो गए, आज एक बार फिर से वो लड़की हेमंत को बेचैन करके उसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। आखिर ऐसा भी क्या गुस्सा हेमंत? और फिर वो हमारे पापा हैं, कोई गैर तो नहीं ना मेरे भाई? गौरी यानी कि हेमंत की बड़ी बहन ने हेमंत से कहा। प्लीज दीदी, मैं इस बारे में बात करके आपको और परेशान नहीं करना चाहता। हेमंत ने एक गहरी सांस खींचते हुए कहा। अरे, अगर तुझे अपनी दीदी की परेशानी की इतनी ही चिंता है तो तू घर वापस क्यों नहीं चला जाता? देख, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तेरी इस कंपनी की एक ब्रांच वहाँ फरीदाबाद में भी है, और फिर तुझे ये जॉब करने की ज़रूरत ही क्या है? तू बस अपनी तैयारी कंप्लीट कर, दैट्स इट। इस बार गौरी का स्वर कुछ ऊंचा हो चुका था। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने फिर से बोलना शुरू किया। देख हेमंत, पापा वहाँ घर में अकेले हैं। अब दिन प्रतिदिन उनकी उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी सेहत भी गिरती जा रही है, और मुझसे उनकी ये हालत, उनका ये अकेलापन अब और नहीं देखा जाता। तू समझ क्यों नहीं रहा मेरी बात? चीख पड़ी गौरी। और माँ का अकेलापन? क्यों दीदी? माँ का अकेलापन, उनकी परेशानी, उनकी बढ़ती उम्र और गिरती सेहत, उसका क्या? हाँ बोलो दीदी, क्या वो सब नहीं दिखा आपको कभी? देख हेमंत, ये वक्त अब उन पुरानी बीती हुई बातों के करने का नहीं है। अच्छा दीदी, आपके लिए जो बातें पुरानी और बीती हुई है ना, वो ही बातें मुझे रात भर सोने नहीं देती। और दीदी, आप तो हॉस्टल में थे, और उसके बाद ससुराल में मैंने अपनी माँ को उस आदमी के साथ तिल तिल मरते देखा है दीदी। मैंने देखा है मेरी माँ के वो दुख भरे दर्द भरे आखिरी दिन। कहते कहते हेमंत बिखर गया। गौरी ने उसे चुप कराने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसके आंसू थे कि ना थमने की जिद किए बैठे थे। गौरी कुछ देर बाद अपने घर चली गई, लेकिन हेमंत अभी भी सोच के उसी समुद्र में डूबा हुआ था जिसमें गौरी उसको अनजाने में डुबोकर चली गई थी। आज रात हेमंत की आंखों से नींद कोसों दूर थी। गौरी द्वारा कही गई बातों ने आज उसे अपने अतीत में झांकने पर मजबूर कर दिया था, जिसे वो कभी भूल कर भी याद नहीं करना चाहता था। और शायद उसी दर्द भरे अतीत की छाया से बचने के लिए ही आज वो अपने घर से दूर यहाँ दिल्ली में रहने लगा था। हेमंत की माँ की मौत वैसे तो कैंसर से हुई थी, लेकिन उन्हें उस तकलीफ तक पहुँचाने वाला जो था
दरअसल वो ही उनके अंत की असली वजह था। खाना लगा दूं? हेमंत की मां नंदिनी जी ने हेमंत के पापा रमेश जी, जो कि अभी कुछ देर पहले ही शराब का भभका मुंह से छोड़ते हुए घर में घुसे थे, उनसे कहा, क्या बनाया है स्पेशल खाना? जी स्पेशल क्या, दाल चावल अरबी की सब्जी और रोटी। डरते डरते नंदिनी जी ने उत्तर दिया। साली जवाब देती है, कहते हुए रमेश ने नंदिनी को पीटना शुरू कर दिया, जिस पर नंदिनी ने एक बार फिर से सहमते हुए कहा, आपने ही तो पूछा था। अच्छा, अब तुम मुझसे जबान भी लड़ाएगी? बहस करती है मुझसे? चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर 5 साल का नन्हा हेमंत अपने कमरे में से दौड़ता हुआ आया और अपनी मां से लिपटकर सुबकने लगा। हेमंत के पापा अब अपनी नपुंसकला का नंगाड़ा बजाकर वहां से जा चुके थे, मगर हाँ, वो अपने कमरे में जाते जाते अपने कुकर्मों के निशानी के रूप में वहां सोफे पर उल्टी करके जरूर छोड़ गए थे। नंदिनी जी यानी कि हेमंत की मां ने पहले उसे पुचकार कर चुप कराया और उसके बाद उन्होंने नन्हे हेमंत को, जो कि आज शाम से ही अपने पापा के साथ खाना खाने की जिद करके अभी तक भूखा बैठा था, उसको अपने हाथ से खाना खिलाकर थपकियां देकर सुला दिया। इसके बाद वो फिर से ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर पड़ी हुई उल्टी साफ करने लगी। उनके आंसू अभी भी उनके गालों से लुढ़कते हुए उनका आंचल भिगो रहे थे। और इधर नन्हा हेमंत भी अपनी माँ के अपने पास से उठकर चले जाने के बाद सहम कर उठ चुका था और अब वो दरवाजे के पीछे खड़े होकर अपनी माँ को रोते और सफाई करते हुए बड़े ही ध्यान से देख रहा था। हेमंत के सुबकने की आवाज सुनकर नंदिनी ने पीछे मुड़कर देखा और फिर वो एक बार पुनः हेमंत को अपनी गोद में लेकर बेडरूम में चली गई। डोरबेल की आवाज से अपने अतीत के घने अंधेरे में खोया हुआ हेमंत वापस वर्तमान में लौट चुका था और जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर उसका दोस्त राघव एक हाथ में खाना और दूसरे हाथ में शराब की एक बोतल लिए खड़ा था। मैंने तुझे पहले भी कितनी बार समझाया है कि मैं शराब नहीं पीता और ना ही अपने फ्लैट में किसी को शराब पीने देता हूँ। हेमंत की आवाज में गुस्सा था, जिसे राघव ने तुरंत भाप लिया। ओके ओके चिल ब्रो, मैंने तुझे कब कहा कि तू ये शराब पी? और रही बात मेरी, तो मैं भी नहीं पीता, मगर तू अपना मूड खराब मत कर यार। राघव ने बोतल को एक तरफ रखते हुए कहा, ये देख मैं तेरे लिए तेरे फेवरेट सरदार जी के छोले कुल भटूरे लेकर आया हूँ, ये तो खाएगा ना? अगले दिन हेमंत जब सोकर उठा तो उसके सिर मानो दर्द से फट रहा था। उसने अपने ऑफिस में फोन करके थोड़ी देर से आने के लिए बोल दिया था। फ्रेश होकर हेमंत ने अपने लिए कॉफी बनाई और आज वो एक बार फिर से अपने फ्लैट के ठीक सामने वाले फ्लैट की खुली हुई खिड़की से झांकते हुए उस हरे भरे पौधे को निहार रहा था। उस हरे भरे पौधे के हरे रंग को आंख में भरते भरते कब उसका सिर दर्द ठीक हुआ, उसका एहसास तो स्वयं उसे भी नहीं था। और फिर कुछ ही देर में वो ऑफिस जाने के लिए तैयार खड़ा था। क्योंकि आज उसका दोस्त राघव पहले ही जा चुका था, इसलिए हेमंत बस अपने फ्लैट से निकलकर लिफ्ट से होता हुआ सीधे अपनी बाइक स्टार्ट करके सोसाइटी के मेन गेट की ओर चल दिया। वो मेन गेट से बाहर निकल ही रहा था कि तभी उसकी नज़र साइड में खड़ी एक कार पर पड़ी, जिसमें से किसी आदमी के चीखने की आवाज़ें और किसी औरत के रोने की आवाज़ आ रही थी। और ध्यान से देखने पर हेमंत को ये एहसास हुआ कि ये तो वही वो सीढ़ियों वाली लड़की थी, लेकिन आज उसने शायद साड़ी ना पहनकर कोई वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई थी। हेमंत इससे ज़्यादा कुछ देख या सुन या समझ पाता उससे पहले ही वो गाड़ी तेजी से धूल उड़ाती हुई उसकी आंखों से ओझल हो गई। अब ये हेमंत की दर्द भरी जिंदगी में आने वाले किसी नए दर्द की आहट थी या हेमंत का कोई भ्रम। सारा दिन हेमंत बस अपनी आंखों के सामने से गुजरी हुई उस गाड़ी और उसमें बैठी हुई उस लड़की के बारे में ही सोचता रहा, मगर लाख यत्न करने के बाद भी वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया कि आखिर वो आदमी था कौन, जो उस लड़की को इतने अधिकार से और इतनी बर्बरता से डांट रहा था। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते कि वो लड़की ना तो सीढ़ियों पर और ना ही कहीं सोसाइटी के कैंपस में नजर आई, जबकि हेमंत जितनी बार भी अपने फ्लैट से बाहर होता तो उसकी नज़रें समेत उसके दिल की बस एक ही ख्वाहिश होती कि काश वो अभी सामने आ जाए। लेकिन दिल का मनाया इतनी आसानी से होता कहाँ है। और फिर ये तो रोमांटिक हिंदी मूवी तो नहीं कि हीरो ने अपनी आंखें बंद करके हीरोइन के बारे में सोचा और हीरोइन हाजिर। आज इतवार था, मतलब कि सुकून भरा दिन, ना ऑफिस की भागम भाग और ना ही दौड़ दौड़ कर हर काम के निपटाने की जल्दी। आज राघव ने हेमंत को अपने यहाँ लंच पर इनवाइट किया था। दरअसल आज वो दोनों मिलकर लंच बनाने और खाने वाले थे। हेमंत अलसाया हुआ सा उठा और फिर उसने अपनी
पसंद के गाने लैपटॉप पर लगाए और फिर अपने डेली रूटीन में व्यस्त हो गया। मुझे तेरी वफा का सहारा मिल जाए तो जिंदगी मिल जाए, टोनी कक्कड़ का ये गीत लैपटॉप के साथ ही शायद आज हेमंत के दिल में भी बज रहा था। वो ठीक 11:30 बजे तैयार होकर राघव के फ्लैट के सामने खड़ा था। दोनों दोस्त जब मिलकर लंच प्रिपेयर करने में मसरूफ थे, तभी उन्हें अपने सामने के फ्लैट से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी, जिन पर जहां हेमंत बेहद चौंका, वहीं राघव बिल्कुल सामान्य बना रहा, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। यार, ये आवाज़ें तुझे सुनाई दे रही है ना? हेमंत ने चलते हुए टीवी का वॉल्यूम रिमोट से स्लो करते हुए पूछा। अरे यार, क्या आवाज़ें? ये तो यहाँ रोज़ का है, हर दिन सुबह और शाम, बाकी रविवार को तो पूरा दिन, बस यही। कितनी बार सोसाइटी के लोगों ने इनकी कंप्लेन भी की, लेकिन पता नहीं साला कितना पावरफुल और बहरूपिया किस्म का बंदा है कि हर बार उस पर एक्शन होते होते रह जाता है, राघव ने मुंह बिचकाते हुए कहा। हेमंत लंच करने के कुछ देर बाद ही राघव के घर से चला आया, क्योंकि आज वहाँ उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। शायद सामने के फ्लैट से आने वाली वो चीखें उसे जबरदस्ती उसके अतीत में धकेलने का काम कर रही थी। हेमंत अपने फ्लैट में आकर बिस्तर पर चुपचाप अपनी आंखें बंद करके लेट गया। कुछ देर में उसकी आंखें लग गई। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ आज रहने दीजिए ना। अरे, जिसकी बीवी इतनी सुंदर हो, वो भला रुके भी तो कैसे? हाँ, कैसे बताओ ना नंदिनी, कैसे? आपने आज ज़्यादा पी ली है और इसकी बदबू से मेरा जी मचलता है। बस आज छोड़ दो प्लीज़। अरे, तुम तो रोने लगी। और ये क्या, तुम हाथ क्यों जोड़ रही हो? चलो, अच्छा, नहीं करते आज कुछ। बस मेरे पास आकर चुपचाप लेट जाओ, चुपचाप। अपने होठों पर उंगलियां रखते हुए उस शख्स ने चुप रहने का इशारा किया। नंदिनी कुछ निश्चिंत सी होकर चुपचाप उसके पास बिस्तर पर लेट गई और उसने अपनी आंखें मूंद ली। वो सुकून की 4 सांसें भी नहीं ले पाई थी कि वो शख्स, जो कि उसका पति रमेश था, उसके ऊपर बिल्कुल एक भूखे भेड़िए की तरह झपट पड़ा। नंदिनी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उस बहसी की बहसियत नहीं रुकी। कुछ देर बाद नंदिनी बिस्तर पर अपने शरीर पर तमाम नोचने, खरोचने और दांत के काटने के निशान लिए पड़ी थी, और वो शख्स दूसरी तरफ मुंह के बल बिस्तर पर औंधा लेटकर खर्राटे भर रहा था। 14 वर्षीय हेमंत न जाने उस घर के किस कोने से ये सब देख रहा था, और फिर देखते ही देखते उसकी आंखों में खून उतर आया। अब हेमंत के हाथ खून से पूरी तरह से सने हुए थे, जिसे देखकर उसकी मां नंदिनी की चीख निकल गई। हेमंत, मम्मा! एक चीख के साथ हेमंत की आंखें खुल जाती हैं और उसका शरीर पसीने से तरबतर था। वो अब पूरी तरह से नींद से तो जाग चुका था, मगर फिर भी वो अपने इस सपने से पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसका शरीर थर-थर काँप रहा था। लगभग 10 से 15 मिनट के बाद वो बड़ी हिम्मत करके उठा और वॉशरूम चला गया। हेमंत का मन आज घर में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, तो उसने अपने दोस्त राघव को कॉल लगाई, लेकिन उसके दोस्त का फ़ोन बिजी था, जिस पर उसने बाहर सोसाइटी के पार्क में घूमने का मन बना लिया, और वो अपने घर के पहने हुए लोअर और हाफ टी शर्ट में नीचे पार्क में पहुंच गया। पार्क बिल्कुल खाली पड़ा था। हालांकि रोज़ वहां बच्चों और महिलाओं की काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन आज शायद अवकाश वाला दिन होने की वजह से सब लोग बाहर घूमने गए हुए हैं। कुछ देर पार्क के चक्कर लगाने के बाद हेमंत वहीं एक बेंच पर बैठ गया और वो अपना फ़ोन निकालकर उसमें दिन भर के आए हुए व्हाट्सएप और फेसबुक के मैसेज को चेक करने लगा। वो फ़ोन देख ही रहा था कि तभी उसकी निगाह अपने ठीक बगल में छोटे पार्क में घूमते हुए कपल पर पड़ी, जो शायद किसी बात पर बहस कर रहे थे। और इससे पहले कि हेमंत उनके बीच की हो रही बहस के मुद्दे को सुन या समझ पाता, उस शख्स ने रुककर अपने साथ चल रही उस लड़की के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिसकी गूंज न जाने क्यों हेमंत के कानों से होती हुई सीधे उसके दिल तक पहुंच गई। वो बड़ी ही फुर्ती से वहां से उठा और फिर अनायास से उसके कदम उस कपल की ओर बढ़ गई, लेकिन हेमंत जब तक वह पहुंचा, वो शख्स वहां से जा चुका था। और जब हेमंत उस लड़की के करीब पहुंचा तो देखकर दंग रह गया कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वो ही सीढ़ियों वाली लड़की थी। आप ठीक तो है ना? वो शख्स कौन था जो अभी आपके साथ था? उसने आपके साथ बदतमीजी की, आपको थप्पड़ मारा, और आपने उसे बिना कुछ बोले बस ऐसे ही जाने दिया। आखिर क्यों? वो था कौन आपका?
हेमंत एक अजनबी लड़की से बड़े ही हक के साथ ये सब कुछ कह रहा था, जबकि वो भी कहीं न कहीं इस बात से बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ़ था कि यहाँ हक जताने का उसे बिल्कुल भी हक नहीं था। तभी चुपचाप खड़ी वो लड़की एकदम से चीख पड़ी। जानना चाहते हो ना कि आखिर मैंने उसे इतनी आसानी से क्यों जाने दिया? आखिर वो लगता क्या है मेरा? और मुझे इस तरह घर से बाहर बाहरी लोगों के सामने थप्पड़ मारने का हक भला किसने दिया? हुँ? तो मिस्टर, उसे ये हक दिया मेरी माँ ने, जो आज तक कभी अपना भी हक मेरे बाप से नहीं ले पाई। और उसे ये हक दिया मेरे नपुंसक भाई और उसके प्राणों से भी प्यारी मेरी भाभी ने, और इस महान समाज ने, क्योंकि समाज कहता है कि वो मेरा भगवान है और मेरा परमेश्वर है। क्यों? क्या तुम अभी भी नहीं समझे? अरे वो पति है मेरा, पति। ये कहकर गुस्से से भरी हुई वो लड़की अपने पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। उस लड़की को तो शायद ये अंदाज़ा भी नहीं होगा कि वो अपने पीछे कितना कुछ तोड़कर और बिखेर कर चली गई थी। हेमंत के पैर लड़खड़ाने से लगे और वो खुद को संभालता हुआ और अपने टूटे हुए दिल के टुकड़ों को समेटता हुआ बोझिल कदमों से अपने फ्लैट की ओर चल दिया। ओए हेमंत! हेमंत! राघव ने शायद हेमंत को नीचे से निकलते हुए देख लिया था और उसने कई बार उसको पुकारा, लेकिन हेमंत को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो चुपचाप चलता हुआ अपने फ्लैट में आ गया। आज की रात हेमंत पर बहुत भारी थी। वो गुमसुम सा बिस्तर पर लेटा हुआ सारी रात करवटें बदलता रहा। उसके कानों में गूंज रहे थे वो शब्द जिनकी कल्पना उसने कभी सपने में भी नहीं की थी। वो पति है मेरा, पति। हेमंत को अब अपनी पीड़ा उस लड़की की पीड़ा से भी ज्यादा मालूम हो रही थी। सुबह होते होते हेमंत तेज बुखार से तपने लग गया था। ऑफिस का टाइम हो जाने पर भी जब हेमंत अपने घर से नहीं निकला, तो राघव ने उसे 2-3 बार फ़ोन किया, और जब उसने फ़ोन पिक नहीं किया, तो चिंतित होते हुए राघव हेमंत के घर पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर जब उसने हेमंत की ऐसी हालत देखी, तो पहले तो उसने ऑफिस में कॉल करके इन्फॉर्म किया, उसके बाद उसने हेमंत को चाय के साथ बिस्किट देकर उसे पैरासीटामोल दे दी। इसके बाद राघव हेमंत को कुछ हिदायतें देकर और शाम को आने के लिए बोलकर ऑफिस के लिए निकल गया। अगले कुछ दिनों तक हेमंत की हालात में जब कोई सुधार नहीं हुआ, तो राघव ने हेमंत की बड़ी बहन गौरी को उसके बारे में बताना चाहा, लेकिन हेमंत ने राघव को अपनी कसम देकर गौरी को कुछ भी बताने के लिए मना कर दिया। जिस पर राघव ने भी एक शर्त रखी कि अगर वो उसके साथ डॉक्टर को दिखाने चलेगा और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेगा, तभी वो ये बात गौरी दीदी को नहीं बताएगा। जिस पर हेमंत राघव के साथ डॉक्टर के पास जाने के लिए राजी हो गया। लगभग 1 हफ्ते के इलाज के बाद आज हेमंत स्वस्थ हो चुका था और आज वो ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी उसका दोस्त राघव उसके साथ जाने के लिए उसके फ्लैट पर आ गया। क्योंकि हेमंत ने अपने स्वास्थ्य का बहाना बनाकर राघव को ये कह दिया था कि अब वो ही रोज़ उसके फ्लैट के नीचे और ऊपर उसके पास आ जाया करे, क्योंकि उसे सीढ़ियाँ चढ़ने और उसके फ्लैट तक आने में तकलीफ़ होती है। वो दोनों नीचे आ चुके थे और जैसे ही राघव ने बाइक स्टार्ट की, वैसे ही उसके सामने से वो लड़की गुजरी, जिसे देखकर राघव ने हेमंत से कहा कि ये वो ही मेरे सामने के फ्लैट वाली लड़की है यार, जिसका पति इसे हर बात पर जलील करता रहता है। और मुझे तो लगता है कि वो इस पर हाथ भी उठाता है, क्योंकि यार इसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ों से तो ऐसा ही लगता है। और तो उस दिन जब घर पर आया था, तब भी तो इन लोगों के घर से तेज़-तेज़ आवाज़ें आ रही थी ना। चल यार, हमें क्या करना? तो चुपचाप बाइक बाइक चला यार, वैसे ही मेरे सिर में दर्द हो रहा है, कहकर हेमंत ने राघव को चुप करा दिया। ऑफिस में भी हेमंत गुमसुम सा ही रहा और चुपचाप अपना पेंडिंग काम निपटाता रहा। शाम को ऑफिस से लौटते वक्त भी बाइक पर वो चुपचाप ही रहा, जिसे राघव ने उसकी बीमारी से जोड़कर देखते हुए उससे कुछ भी नहीं कहा। यार, आज मैं खाना तेरे साथ ही खाऊंगा, हेमंत ने बाइक से उतरते हुए राघव से कहा। जिस पर राघव ने खुश होते हुए उसे आधे घंटे बाद अपने घर आने के लिए कहा। राघव के ऊपर अपने फ्लैट में जाने के बाद हेमंत अपने घर जाने के बजाय वहीं नीचे पार्क में एक बेंच पर बैठ गया और सोच के समंदर में गोते लगाने लगा। उसे रह रहकर सुबह राघव द्वारा कही गई बातें याद आ रही थी। अब धीरे धीरे उसे सब कुछ समझ में आ रहा था कि वो लड़की जिसका आंचल हेमंत सामने के फ्लैट की खुली हुई खिड़की में से देखा करता था, या वो लड़की जो उस दिन उससे सीढ़ियों पर टकराई थी, वो दोनों एक ही हैं। इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये कि वो लड़की जिसने ज़िंदगी में पहली बार हेमंत के दिल के तार छेड़े थे, वो लड़की एक शादीशुदा लड़की है। इस बात को बार-बार सोचना उसे बहुत भीतर तक अपराध बोध में एक बेहद गहरे एहसास से भर गया था।
आखिर मुझसे इतना बड़ा पाप हुआ कैसे? मैं तो ऐसा नहीं था, या फिर मैं ऐसा ही हूँ, अपने बाप के जैसा? खुद से तमाम प्रश्न करता हुआ हेमंत नकारात्मकता की गहरी खाई में गिरता, उससे पहले ही उसके दोस्त राघव का उसे बुलाने के लिए कॉल आ गया। राघव के घर पहुंचते ही हेमंत के उससे शराब के लिए पूछे जाने पर राघव बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होकर बोला, क्या? शराब? तू होश में तो है ना मेरे यार? तूने कब से ये गलत शौक पाल लिए? यार, तुझे क्या लगता है कि मैं सही हूँ? नहीं मेरे दोस्त, मैं कोई सही वही नहीं हूँ। गलत हूँ मैं, गलत। और बस उसी गलती की सजा आज मैं खुद को दूंगा यार। हेमंत ने बड़ी ही मायूसी भरी आवाज में कहा। अच्छा, अब समझा? तो तू शराब पीकर खुद को सजा देगा? चल ठीक है, दूंगा मैं तुझे शराब, मगर पहले मुझे अपनी गलती तो बता। क्योंकि जहां तक मैं तुझे जानता हूँ हेमंत, मेरे दोस्त, तू तो चाहकर भी कोई ऐसी वैसी गलती नहीं कर सकता कि जिसकी सजा तुझे खुद को या किसी और को तुझे देनी पड़े। हेमंत को बड़े गौर से देखते हुए राघव ने कहा, यार तुझे तो पता है ना कि मेरा बाप पुलिस में एक बड़े पद पर था, और उसी बड़े पद का फायदा उठाकर उसने एक बेचारी शादीशुदा औरत की इज्जत और उसकी घर गृहस्थी के साथ कैसा खिलवाड़ किया था। और उसका निर्दोष पति सारी उम्र मेरे बाप की गंदी नीयत की वजह से जेल में सड़ सड़ कर मर गया। ये कहते हुए हेमंत की आंखें नम हो गई। यार देख, इन पुरानी बातों को बार बार दोहराने से क्या फायदा? राघव ने हेमंत को समझाने वाले अंदाज में कहा। दोहरा तो इसे मेरे कर्म रहे हैं यार। आज जाने अनजाने में मैं भी तो वही गलती करने जा रहा था। यार राघव, तेरे दोस्त को प्यार हो गया यार। और पता है किससे? एक शादीशुदा औरत से। कहते हुए फूट फूट कर रो पड़ा हेमंत, और उसे अपने दोनों हाथों का सहारा देकर संभालते हुए राघव ने कहा कि यार तू किस दुनिया में जी रहा है? यहाँ जहाँ देखो हर जगह नाजायज संबंधों की बाढ़ सी आ रखी है, और वहां तू उस घना का पश्चाताप करने में लगा हुआ है, जो कि तूने जानकर तो नहीं किया, है ना मेरे भाई? और फिर मुझे ये भी बता कि प्यार करना कब से गुनाह होने लग गया? मैं जानता हूँ कि तेरे बाप ने जो किया वो सरासर गलत था, और उस गुनाह की तो शायद कोई सजा भी नहीं। लेकिन मेरे दोस्त, तेरी उनसे क्या तुलना? तूने जो किया अनजाने में किया, और फिर तूने प्यार ही तो किया है ना, कोई अपराध तो नहीं किया ना। और देख, इस बारे में मैं तुझसे और कुछ नहीं जानना चाहता, क्योंकि मुझे अपने यार पर पूरा भरोसा है कि वो जानकर कभी कोई भी कोई गलत काम नहीं कर सकता। अब मुझसे तू बस एक वादा कर कि तू ये खुद को सजा वजा देने का ख्याल ना अब कभी भूल कर भी अपने दिमाग या दिल में नहीं लाएगा। कहते हैं ना कि अगर सुनने वाला हमारा सच्चा हमदर्द हो तो हमारा मन कुछ हल्का हो जाता है, और शायद कुछ ऐसा ही सुकून और हल्कापन आज हेमंत खुद भी महसूस कर रहा था। क्या अब हेमंत सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ जाएगा? ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। जगजीत सिंह जी का इस गजल को सुनते हुए आज एक बार फिर हेमंत अपनी स्टडी टेबल के सहारे लगी हुई चेयर पर बैठकर अपनी किसी किताब के पन्ने पलट रहा था। लेकिन आज उसके घर की खिड़की बंद थी, और उसका ध्यान आज बस अपनी किताबों के पन्नों तक ही सीमित था। तभी उसकी बहन गौरी का फोन आ गया। भाई, तू कब से यहाँ नहीं आया? कल तेरे जीजा जी भी तुझे याद कर रहे थे। किसी दिन आ जाना भाई, फिर तेरी पसंद के गट्टे की सब्जी और दाल की कचौड़ी बनाती हूँ। बोल कब आ रहा है? दीदी अभी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, दरअसल ऑफिस में आजकल थोड़ा पेंडिंग वर्क भी पड़ा है मेरा, और फिर एग्जाम भी नज़दीक है। देखता हूँ, कोशिश करूँगा, पर पक्का कुछ नहीं कह सकता। चल रहने दे, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तेरे बहाने। गौरी ने उदासी भरे स्वर में कहा। नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। और फिर मैंने कहा ना कि कोशिश करूँगा। रहने दे, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुझे और तेरी कोशिशों को। जब हॉस्टल में थी तो माँ पापा और तू सबसे दूर थी, और फिर जब पढ़ाई पूरी हुई तो ब्याह दी गई, और उसके बाद माँ का नसीब होने से पहले ही माँ चली गई। पापा को तो खुद से ही फुर्सत नहीं, बचा तू तो तेरे पास भी कहाँ समय है अपनी इस बेवकूफ़ बहन के लिए? इस बार बोलते हुए गौरी का गला रूंध गया, जिसका एहसास होने पर हेमंत तुरंत बोल पड़ा। नहीं दीदी, मेरी प्यारी दीदी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा जो है सब आपका ही तो है मेरी प्यारी दीदी, और फिर आपके सिवा मेरा और है भी कौन? भाई बहन दोनों ही अब एक दूसरे के एहसासों में जी रहे थे। अच्छा चल, अब ज़्यादा सेंटी मत हो। जब तेरे पास टाइम हो आ जाना, लेकिन आना ज़रूर। बाय। लव यू एंड टेक केयर। बाय दीदी। लव यू एंड टेक केयर टू। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा।
वही सुबह ऑफिस जाना और शाम को वापस आकर थोड़ा बहुत पढ़ाई करने के बाद सो जाना। इस बीच हेमंत राघव के घर पर एक दो बार भी नहीं गया। हाँ, बीच में एक बार राघव खुद ही उसके घर जरूर आया था। अगले दिन ऑफिस में गांधी जयंती की छुट्टी थी, तो हेमंत ने गौरी के घर जाने के लिए सोचा और उसने राघव को भी साथ चलने के लिए कहा। लेकिन राघव को अपने मामा जी की बड़ी लड़की की शादी के सिलसिले में लड़का देखने के लिए लखनऊ जाना था। इसलिए उसने हेमंत के साथ गौरी के घर जाने के संदर्भ में अपनी असमर्थता जता दी। वैसे तो शायद हेमंत अपना प्रोग्राम कैंसिल भी कर देता, लेकिन उस दिन फ़ोन पर गौरी के इमोशनल होने के बाद उसने तय किया था कि अब अगली जो भी छुट्टी पड़ेगी, उसमें वह अपनी बहन गौरी से मिलने उसके ससुराल ज़रूर जाएगा। हेमंत तैयार होकर बस घर से निकलने ही वाला था कि तभी उसे बाहर से बादलों के गरजने की आवाज़ सुनाई दी, जिस पर उसने जब खिड़की खोलकर देखा तो बाहर बारिश का मौसम बनता हुआ उसे दिखाई दिया। अब उसने गौरी के घर बाइक से ना जाकर कैब से जाने का निर्णय लिया और वो अपने फ़ोन से कैब बुक करने लगा। मगर खराब मौसम के चलते उसके फ़ोन में नेटवर्क ठीक से नहीं आ रहा था। तब उसने नेटवर्क के लिए अपने फ्लैट की खिड़की खोली और वो खिड़की के सहारे अपना फ़ोन लगाकर खड़ा हो गया। वो कैब बुक करने ही लगा था कि तभी बरबस ही उसकी नज़रें ना चाहते हुए भी सामने वाले फ्लैट की खिड़की पर चली गई। हालांकि आज उस खिड़की का पर्दा गिरा हुआ था, पर हवा के तेज झोंके से वो पर्दा बार बार उड़ने लगता था और पर्दे के उड़ते ही वो हरा भरा पौधा जिसे हेमंत पहले अक्सर देखा करता था, दिखने लगता था। लेकिन आज वो पौधा पहले की तरह हरा भरा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि बुरी तरह से सूख चुका था, मानो कोई जर्जर शरीर अपने अंतिम सांसें गिन रहा हो। उस पौधे की ऐसी हालत देखकर हेमंत को बहुत दुख हुआ। पता नहीं हेमंत ने पहली ही नज़र में वो पौधे को कैसा अनजाना सा बंधन जोड़ लिया था। हेमंत उस पौधे के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से बारिश होने लगी और बारिश की तेज बौछारें उसके कमरे के अंदर तक आने लगी, जिस पर हेमंत ने फुर्ती से अपना हाथ खिड़की बंद करने के लिए बढ़ाया। लेकिन सामने वाले फ्लैट की खिड़की पर नजर पड़ते ही उसका हाथ अचानक ही रुक गए और वो एकटक वहां देखता ही रह गया। उस फ्लैट में वो ही शादीशुदा लड़की खड़ी हुई थी। उसके बिल्कुल सामने उसका पति खड़ा हुआ था, जो हाथ हिला हिलाकर उस लड़की से कुछ कह रहा था। और फिर अचानक से ही वो शख्स उस लड़की के गालों पर लगातार 4-5 थप्पड़ मारने लगा और फिर उसने उस लड़की को जोर से एक और धक्का दे दिया। अब हेमंत का धैर्य बर्दाश्त की सीमा को पार कर चुका था। वो तेजी से अपने घर से निकलकर फटाफट नीचे पहुंच गया और गुस्से से कांपता हुआ हेमंत अब उस लड़की के फ्लैट के सामने खड़ा था। अब उसने उस लड़की के फ्लैट की डोर बेल बजाना शुरू किया। वो उस डोरबेल को लगातार प्रेस करता जा रहा था, लेकिन वहां किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला और उस फ्लैट के अंदर से बहुत ही तेज म्यूजिक की आवाजें आ रही थी। हेमंत काफी देर वहां खड़ा रहा, लेकिन जब उसे वहां से कोई जवाब नहीं मिला तो वो हार कर सीढ़ियों के रास्ते उतर कर नीचे आ गया। बारिश अब बहुत तेज हो चुकी थी और ये बेमौसम की बरसात अब बादलों के साथ साथ हेमंत की आंखों से भी बरस रही थी। हेमंत में जो कैब बुक की थी वो भी अपने आप ही कैंसिल हो चुकी थी। शायद भगवान ने आज हेमंत की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। हेमंत पार्क में पड़ी हुई बेंच पर जाकर बैठ गया। कुछ ही पलों में बारिश ने उसे तरबतर कर दिया। न जाने कितने घंटों तक वो वहां बेंच पर ही बैठा रहा। फिर धीरे धीरे रात के सन्नाटे के गहराने के एहसास में जैसे उसे झंझोड़ दिया और फिर उसके कदम अपने फ्लैट की ओर बढ़ गए, जहां उसकी जिंदगी का एक अलग ही मोड़ न जाने कब से उसका इंतजार कर रहा था। हेमंत जैसे अपने फ्लैट के सामने पहुंचा, वहां उसे अपने दरवाजे से लगकर बैठी हुई वो ही लड़की मिली, जिसे देखकर वो बेहद चौंक गया और फिर वो उससे बिना कुछ बोले अपने फ्लैट का लॉक खोलने लगा। हेमंत ने जैसे ही दरवाजा खोला, वो लड़की बिना कुछ बोले चुपचाप उसके फ्लैट के अंदर दाखिल हो गई। इस पर हेमंत ने भी ये सोचकर कि कहीं कोई पड़ोसी ना सुन ले और इस निर्दोष लड़की की कहीं उसकी वजह से बदनामी ना हो जाए, ये सोचकर खुद ही चुपचाप अंदर जाना उसने मुनासिब समझा। जब तक दरवाजा बंद करके वो अंदर आया, वो लड़की उसके कमरे की फर्श पर बैठ चुकी थी। अरे, आप नीचे क्यों बैठी हैं? प्लीज आप इधर इस कुर्सी पर आराम से बैठ जाएं। हेमंत ने कुर्सी खींचकर उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा। वो लड़की चुपचाप फर्श से उठकर कुर्सी पर बैठ गई। आप सोच रहे होंगे कि मैं भी कितनी अजीब लड़की हूं ना, जो इतनी रात में इस तरह से आपके फ्लैट में। इतना कहते कहते वो रो पड़ी। नहीं, देखिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ और प्लीज़ आप रोइए नहीं, प्लीज़। इतना कहकर हेमंत दौड़कर किचन से एक गिलास पानी ले आया, जिसे कि वो लड़की एक ही सांस में पूरा पी गई। देखिए मैं आपको पहचानता हूँ
और आप मेरे सामने वाले ही फ्लैट में रहती हैं। बाकी आप मुझसे क्या मदद चाहती हैं? प्लीज़ खुलकर बताइए। हेमंत की इस बात पर वो लड़की खिलखिलाकर हँस पड़ी और हेमंत उस लड़की को बड़ी ही हैरानी से हँसते हुए देखता रहा। क्या हुआ? अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि कहीं मैं पागल तो नहीं हूँ, है ना? जो कि अभी कुछ देर पहले इतना बिलख-बिलख कर रो रही थी और अब यूँ बत्ती सी फाड़ कर हँस रही हूँ। उस लड़की ने हेमंत की तरफ मुखातिब होते हुए कहा। तो जी नहीं मिस्टर, बिल्कुल भी नहीं। मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन आपके द्वारा मुझे पागल समझे जाने पर मुझे ज़रूर हँसी आ रही है। मैं कुछ समझा नहीं कि आप ये क्या बात कर रही हैं। मैंने आपको कब पागल कहा, यह समझा? जी बताती हूँ। एक बार फिर से वो मुस्कुराई। आप क्या समझते हैं कि मैं कुछ नहीं जानती? सब कुछ बस आपको ही पता है। बस आपको ही पता है कि आज मेरे पति ने मुझे कितना मारा। ये सिर्फ़ आपको ही पता है कि वो मुझे हर वक़्त टॉर्चर करता है। हुँ? बोलिए ना हेमंत जी। जी हाँ, प्लीज़। अब आप इस बात पर मत चौंकिए कि मुझे आपका नाम भी मालूम है। अरे मुझे तो ये भी मालूम है कि आप मेरी सामने वाली खिड़की को खुलने का घंटों इंतज़ार किया करते थे। उस लड़की ने खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा। और हेमंत जी, मुझे ये भी मालूम है कि आपने जाने कितनी बार मुझे देखने भर की चाह में मेरे फ्लैट के 10 मंजिला सीढ़ियाँ चढ़े हैं। आपको क्या लगता है कि मुझे कुछ नहीं मालूम? हेमंत जी, आपने कितनी आसानी से कह दिया कि मैं आपके सामने वाले फ्लैट में रहती हूँ और आप मुझे पहचानते हैं। बस इतना ही। कुछ देर चुप रहने के बाद उस लड़की ने एक गहरी सांस खींचकर एक बार पुनः बोलना शुरू किया। हेमंत जी, उस दिन सीढ़ियों पर जब आप मुझे देख रहे थे, तब भी मैंने आपको वहाँ मुझे देखते हुए देखा था, क्योंकि उस तरह से किसी ने मुझे देखा नहीं। मुझे घूरने वाले तो बहुत मिले, मगर मुझे निहारने वाला तो कभी कोई मिला ही नहीं। बस आपकी यही बात जो आपको इस दुनिया की भीड़ से अलग खड़ा कर देती है, जो मुझे आपके बीमार होने पर आपके लिए व्रत रखने, दुआ करने और आपकी सच्चे दिल से इज़्ज़त करने के लिए मजबूर कर देती है। वो लड़की बोलती ही जा रही थी और हेमंत मंत्रमुग्ध सा बस उसे सुनता ही जा रहा था। अब मैं आपको वो बताऊंगी जो कि आप मेरे बारे में नहीं जानती। लड़की की आवाज़ में अब गंभीरता घुल चुकी थी। मेरा नाम हर्षिता है। इतना कहते वो एक बार फिर से व्यंग्यात्मक अंदाज में हंस पड़ी और उसके बाद उसने एक बार फिर से गहरी सांस भरकर दोबारा बोलना आरंभ किया। ये जो मुझे मारता पीटता है ना, वो मेरा पति है, जो कि शायद मैं एक बार पहले भी आपको बता चुकी हूँ। याद है ना? हेमंत ने जवाब में अपना सिर हिला दिया। हेमंत जी, ऐसा नहीं है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। करता है ना, बहुत प्यार करता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा प्यार वो अपने आप से करता है, अपनी मर्दानगी से करता है। मर्दानगी। एक बार फिर वो ज़ोर से हँस पड़ी। दरअसल ये सारी प्रॉब्लम है ना इस मर्दानगी की ही है। उस लड़की ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और फिर आंसुओं की बारिश के साथ ही वो अपनी आंखें खोल सकी। हालांकि उसने अपने आंसुओं को पीने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ऐसा करने में सफल न हो सकी। एक मिनट, आपने आज डिनर किया है? क्योंकि मैंने नहीं किया और मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। ये कहकर हेमंत किचन में जाकर मैगी बनाने लगा, जबकि उसे तो अभी भूख का दूर दूर तक कोई एहसास ही नहीं था। लेकिन उसके दिल में जैसे ही उस लड़की की हालत देखकर उसके भूखे होने का ख्याल आया, तो वो खुद को वहां से उठने से रोक नहीं सका। जिंदगी की कसमकस से जूझते हुए हेमंत और हर्षिता की जिंदगी अब कौन सा नया मोड़ लेने वाली है। बाहर बारिश अभी भी जारी थी और बिजली के कड़कने के साथ साथ बादलों के गरजने का शोर भी वातावरण को बहुत ही भयावह बना रहा था। तभी फ्लैट में अचानक अंधेरा छा गया। शायद पावर सप्लाई बंद हो गई थी। वैसे अमूमन फ्लैट में ऐसा कभी होता नहीं था, लेकिन आज न जाने क्यों पावर कट हो गया था। हेमंत ने तुरंत ही अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके टेबल पर रख दी और फिर नीचे सोसाइटी में कॉल करने लगा। लेकिन सोसाइटी का फ़ोन अंगेज जा रहा था, क्योंकि शायद सभी इस वक्त परेशान होकर फ़ोन मिला रहे थे, ये जानने के लिए कि आखिर ऐसे बेवक्त बिजली चली क्यों गई और जनरेटर भी ऑन क्यों नहीं हुआ। कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी। और वैसे भी ज़िंदगी में इतने अंधेरे देखे हैं कि अब मुझे इन अंधेरों से जरा भी डर नहीं लगता। हर्षिता ने अपने चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान लाते हुए कहा। हेमंत अब हर्षिता के ठीक सामने दूसरी कुर्सी पर बैठ चुका था। अंधेरा सचमुच बहुत घना था और इस अंधेरे में बीच बीच में जब बिजली कड़कती थी, तो खिड़की के शीशे पर पड़ती हुई उसकी रोशनी से हर्षिता का चेहरा रोशन हो उठता था, जिसे हेमंत बहुत ही स्नेह के साथ अपलक निहारने लगता था,
क्योंकि कमरे में पर्याप्त अंधेरा होने के कारण उसमें उस वक्त किसी भी तरह के संकोच का कोई भाव नहीं आता था। इसी बीच हेमंत की नज़र हर्षिता के माथे पर चमकते हुए पसीने पर पड़ी और वो अपनी जगह से उठकर हाथ वाला पंखा ढूंढने लगा। वो पंखा ढूंढ ही रहा था कि तभी लाइट आ गई। थैंक्स टू गॉड। चलिए अब आपकी उलझन तो कुछ कम हुई, हर्षिता ने हेमंत की आंखों में झांकते हुए कहा, जैसे कि उसे अंदाजा लग गया था कि हेमंत उसके माथे के पसीने को देखकर कुछ असहज हो गया था। अब हर्षिता ने अपनी बात आगे बढ़ाना शुरू किया। हेमंत जी, मेरे पति का व्यवहार मेरी शादी के 2 महीने तक तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन फिर वो धीरे धीरे बदलने लगा और मैं उसके अंदर अचानक आए इस बदलाव का कारण बहुत कोशिशों के बाद भी नहीं जान पाई। दरअसल मेरी सासू माँ मेरी इनसे शादी होने के 2 साल पहले ही गुजर चुकी थी, तो घर में सिर्फ ये और इनके पापा जी ही थे। शुरू शुरू में इनके पापा जी का बर्ताव मेरे प्रति बिल्कुल एक पिता पुत्री के जैसा ही था, लेकिन फिर उनके बदलने के साथ ही पापा जी भी बदल गए और फिर एक दिन जो हुआ उसका अंदाजा तो मैं सपने में भी नहीं लगा सकती। उस दिन भी बिल्कुल ऐसी ही बारिश हो रही थी जैसे कि आज हो रही है, और मैं डिनर बनाने के बाद अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी और मेरे पति आर्यन उस दिन ऑफिस से कुछ देर से आने वाले थे, तो बस मैं उनका ही इंतजार करती हुई बिस्तर पर पेट के बल लेट कर एक किताब पढ़ने लगी थी। मेरा पूरा ध्यान उस किताब में ही था। शायद इसी वजह से मुझे अपने रूम में किसी के आने पर उसके कदमों की आहट भी सुनाई ना दी। और फिर हर्षिता का गला बोलते बोलते एकदम से सूख गया था, जिसका एहसास होते ही हेमंत अंदर किचन में दौड़कर एक गिलास पानी ले आया और उसने पानी का गिलास हर्षिता की ओर बढ़ा दिया। इस बार भी हर्षिता ने एक ही सांस में पानी का पूरा गिलास खाली कर दिया और एक बार दोबारा वो अपनी आप बीती सुनाने लगी। मैं कुछ भी सोच या समझ पाती इससे पहले ही मुझे किसी ने पीछे से दबोच लिया। वो पकड़ इतनी सख्त थी कि मैं पागलों की तरह छटपटाने लगी। मैं चीखना चाहती थी मगर उस शख्स ने अपने हाथ से मेरा मुंह दबा रखा था, तो मेरी चीख भी मेरे अंदर ही घुट कर रह गई। मेरी आंखों के दोनों कोरों से आंसू बह रहे थे। वो इंसान अब अपनी जीभ से मेरी गर्दन चाट रहा था, जिससे मेरे पूरे बदन में एक घृणा की लहर सी दौड़ गई। और फिर मैंने ईश्वर को याद कर और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे पीछे की तरफ जोर से धक्का दिया। मेरे इस प्रहार के लिए शायद वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था और इस धक्के से वो छिटक कर दूर दीवार से लगकर गिरा। मैं वहां से भागने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ी, तो उस शख्स को देखकर मानो कि मेरे पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। वो कोई और नहीं, मेरे पति आर्यन के पापा जी थे। उन्हें देखकर मेरे पैर वहीं जड़ हो गए और इससे पहले कि मैं उनसे कुछ कह पाती, हेमंत जी मेरी आंखों के सामने आर्यन खड़ा था और उसे देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे वो ये सब कुछ पहले से जानता है। फिर भी मैं दौड़कर उसके गले से जा लगी। आर्यन, आर्यन पापा जी ने मेरे साथ। मैं बस रोती जा रही थी। मैं इसके आगे कुछ और कह पाती उससे पहले ही आर्यन के पापा जी चीख पड़े, अरे क्या मेरे साथ, मेरे साथ अरे ये मैं कोई अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, तेरे लिए कर रहा हूँ, तेरे पति के लिए कर रहा हूँ। धत साली, सारा मूड खराब कर दिया। ये कहते हुए वो मेरे कमरे से बाहर निकल गए, लेकिन वो रात अपने साथ मेरे सुकून, चैन, मेरा सुख, मेरा दुख, मेरी खुशी, सब कुछ अपने साथ ले गई। सब कुछ कहते कहते बिफर पड़ी हर्षिता। हेमंत उसे संभालना चाहता था, लेकिन वो अपनी मर्यादा में बंधे होने के कारण चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठा रहा और बस इतना ही बोल सका कि प्लीज़ हर्षिता जी, संभालिए अपने आप को। हर्षिता ने अपने दोनों हाथों से अपने गालों पर बेतरतीब बिखरे हुए मोतियों को पोंछ लिया और वो एक बार फिर हेमंत की तरफ देखते हुए उसे अपनी जिंदगी की किताब के दुख भरे पन्नों से रूबरू कराने लगी। उस रात मुझे वो सच पता चला जिसने मेरी पूरी की पूरी अरमानों की बगिया उजाड़ कर रख दी। मेरा पति आर्यन एक नपुंसक है और वो चाहते हुए भी मुझे संतान सुख नहीं दे सकता। और ये सच आर्यन के माता पिता सभी शादी से पहले ही जानते थे, और बल्कि उन लोगों ने तो आर्यन की शादी भी इसी सोच के साथ करवाई थी कि उसका ये सच कभी भी इस दुनिया, इस समाज के सामने नहीं खुलना चाहिए। और बाद में मुझे ये भी पता चला कि आर्यन की माँ भी इसी सदमे में इस दुनिया से चली गई। यहाँ तक तो फिर भी एक बार को मैं अपने आप को संभाल सकती, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि वो बाप बेटे अब मुझसे ये चाहते हैं कि मैं आर्यन के पापा के साथ, ये कहते कहते एक बार फिर से हर्षिता फूट फूट कर रो पड़ी। इस बार हेमंत चाहकर भी खुद को अपनी जगह से उठने से नहीं रोक पाया और वो झटके से उठकर हर्षिता के बिल्कुल नजदीक आकर खड़ा हो गया और फिर वो अपने दोनों हाथों से
हर्षिता के बहते हुए आंसुओं को पोंछने लगा। हर्षिता ने अपना चेहरा हेमंत के हाथों से ढक लिया और फिर वो बहुत देर तक सिसकियां लेकर रोती रही। सॉरी, हर्षिता ने खुद को संभालने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, जिस पर इट्स ओके बोलता हुआ हेमंत एक बार फिर से हर्षिता से दूर हटकर अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। अभी 2 महीने पहले ही आर्यन के पापा जी का देहांत हो गया, जिसके बाद हम दोनों वो घर छोड़कर यहाँ शिफ्ट हो गई। लेकिन उन काले सायों ने मेरा पीछा करना यहाँ भी नहीं छोड़ा, बल्कि अब तो वो और भी विकराल रूप धारण कर चुके हैं। आर्यन की समाज के सामने खुद खुद को मर्द साबित करने और अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी के लिए एक वारिस की ललक ने उसे पूरी तरह से पागल बना दिया है। अब तो वो बात बात पर मुझसे लड़ता झगड़ता है और अब वो मुझे नीचा दिखाने का कोई भी मौका अपने हाथों से नहीं जाने देता है। फिर चाहे वो मेरा इंडियन ड्रेसेस पहनना हो या फिर उसका मुझे जबरदस्ती वेस्टर्न ड्रेसेस पहनाना हो। तो अब वो तुझसे क्या चाहता है? सॉरी, मेरा मतलब है आपसे, हेमंत ने गंभीर होते हुए पूछा। वो मुझसे एक औलाद चाहते हैं, एक वारिस। फिर वो चाहे उसे किसी डेटिंग ऐप के थ्रू मिले या फिर कहीं किसी को अपनी दौलत के बल पर ही क्यों ना खरीदना पड़े। अब आप ये तो जरूर ही सोच रहे होंगे हेमंत जी कि आखिर मैं उसे छोड़ क्यों नहीं देती। तो इसका जवाब भी एक लंबी कहानी में छुपा है हेमंत जी, लेकिन आप परेशान ना हो। मैं आपको अपनी एक और कहानी सुनाकर और ज़्यादा तंग नहीं करूँगी। आप बस इतना समझ लीजिए कि मैं, मेरी माँ और मेरा छोटा भाई और मेरे पिताजी, हम सब पर, हमारे पूरे परिवार पर आर्यन के मम्मी पापा जी का बहुत एहसान है। मेरी माँ ने मरते समय बस मुझसे यही मांगा था कि मैं हमेशा इस परिवार की बनकर रहूं और हमेशा इनकी भलाई ही चाहूं। लेकिन मेरी माँ को शायद इस परिवार का अर्ध सत्य ही पता था, वरना वो मुझसे ऐसा वचन कभी न लेती। और हेमंत जी, अगर मैं एक बार को ये सब भूल भी जाऊं और आर्यन से दूर भी चली जाऊं, तो भी मुझे पता है कि वो इतना पावरफुल आदमी है, वो मुझे साम दाम दंड भेद कुछ भी करके किसी भी कीमत पर अपनी ज़िंदगी में वापस ले आएगा। तो हेमंत जी, उसका और मेरा साथ तो अब मेरी आखिरी सांस के साथ छूटने के साथ ही छूटेगा। और ऐसा नहीं कि मैंने उसके लिए कोशिश नहीं की, लेकिन मेरी किस्मत में मुझे वहाँ भी धोखा ही दिया। वो कहते हैं ना कि उस ऊपर वाले ने जिसे जितनी सांसें बख्शी हैं, वो तो उसे लेनी ही पड़ेंगी, फिर चाहे वो हंस कर लो या रो कर। बारिश रुक चुकी थी और समय भी काफ़ी बीत चुका था, और ये बीतता हुआ समय अपने साथ न जाने किस नए वक्त के आने का आगाज कर रहा था। मुझे अब जाना होगा। सुबह होने में अब कुछ ही समय बाकी है, और अगर मेरे पहुंचने से पहले आर्यन नींद से जाग गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। कहती हुई हर्षिता जैसे अपनी जगह से उठने को हुई, हेमंत ने उसे रोक दिया। 1 मिनट, सॉरी, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि आप यहाँ मेरे पास, मतलब कि हेमंत को अपनी बात पूरी करने में बहुत संकोच हो रहा था, जिसे भापने में हर्षिता को 2 पल का समय भी नहीं लगा, और वो हेमंत को बीच में ही टोक कर बोल पड़ी। जी, मैं समझ गई कि आप इस समय किस उलझन में उलझे हुए हैं। यही ना, कि आखिर ये सब बातें मैं यहाँ आपको बताने क्यों आई। तो इसका जवाब आपको देने के लिए मैं खुद भी बहुत बेकरार हूँ, लेकिन अभी नहीं। अभी मुझे जाना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। इतना कहकर हर्षिता वहां से तेज कदमों से चलती हुई हेमंत के फ्लैट से बाहर निकल गई, और हेमंत खुद को एक अजीब सी स्थिति में महसूस करता हुआ वहीं कुर्सी पर बैठा रह गया। एक बार को तो उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सपना था या हकीकत। कुछ देर बाद अपने ही सवालों जवाबों के चक्रव्यूह में फंसा हुआ हेमंत बड़ी ही मशक्कत के बाद उसमें से निकलकर ऑफिस जाने के लिए रेडी होने चला गया। ऑफिस में भी आज उसका कुछ खास मन नहीं लगा, और लगता भी तो कैसी, वो तो अभी भी पिछली रात के साए में ही डूबा हुआ था। शाम को जब वो घर पहुंचा तो उसके दोस्त राघव का भी फोन आया, और कुछ इधर उधर की बातों के बाद राघव ने उसे बताया कि वो वहाँ लखनऊ से कुछ दूर पर ही कानपुर में रह रही अपनी बुआ जी के घर भी जाएगा, और अब वो अगले 3-4 दिन बाद ही लौटेगा, जिसकी सूचना उसने पहले से ही ऑफिस में मेल के द्वारा दे दी है। हेमंत का आज डिनर करने का भी मन नहीं था, तो उसने खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया और खुद नहाने चला गया। हेमंत नहाने के बाद अपने घर के छोटे से मंदिर में स्थापित भगवान जी के सामने हाथ जोड़कर बस खड़ा ही हुआ था कि डोरबेल बज उठी। उसने फटाफट से अपने हाथ जोड़े और दरवाज़ा खोलने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। उसे लगा कि शायद डिलीवरी बॉय उसका खाना ऑर्डर लेकर आया होगा, और इसी सोच में उसने आनन फानन में दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन सामने हर्षिता को देखा तो वो शर्माता हुआ सा अंदर आ गया, क्योंकि उसने उस वक्त अपने बदन पर सिर्फ एक
जिम वेस्ट और नीचे एक सफ़ेद रंग की टॉवल लपेटी हुई थी, जिसे देखकर हर्षिता ने भी अपनी नज़रें झुका ली। और जब हेमंत अपने बेडरूम के अंदर चला गया, तभी उसने फ्लैट के अंदर प्रवेश किया। कुछ देर बाद हेमंत अपना लोअर और एक ब्लैक कलर की टी-शर्ट पहनकर बेडरूम से बाहर रूम में आया, जहां कल रात की तरह ही हर्षिता आज भी एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। हेमंत के ऊपर वो ब्लैक कलर की टी-शर्ट बेहद खूबसूरत लग रही थी, जिसे देखकर हर्षिता भी उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाई। आपकी टी-शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। ओह ये, थैंक यू। हेमंत एक सरसरी सी निगाह अपने टी-शर्ट पर डालते हुए बोला। जी, वो आर्यन अपने ऑफिस की किसी पार्टी में गए हुए हैं, तो बस मैंने सोचा कि अपना जो कल का अधूरा छोड़ गई थी, उसे पूरा कर दूं। उसकी इस बात पर कुछ ऐसा हो गया हेमंत। हर्षिता ने फिर आगे बोलना शुरू किया। हेमंत जी, आप मुझसे पूछ रही थे ना कि मेरे वो सारी बातें आपसे बताने का क्या आशय था। हेमंत जी, आपको पता है कि इंसान अपना दिल किसके सामने खोल कर रखता है। फिर कुछ देर ठहर कर हेमंत की आंखों में अपनी आंखें डालते हुए हर्षिता ने खुद ही अपने प्रश्न का जवाब दिया। इंसान अपना दिल सिर्फ उसी के सामने खोलता है जिससे उसे उम्मीद होती है कि वो उसके दर्द को समझेगा, उसके दर्द को बांटेगा। और आप जानते हैं कि ये उम्मीद मुझ में किसने जगाई? आपने हेमंत जी, आपने। आपकी आंखों की इस शराफत ने, जिसने मुझे कभी भी इस चुभती हुई नज़रों से नहीं देखा। जिस तरह की मेरे बदन के हर एक हिस्से को घूरती हुई नज़रों का सामना मैं बचपन से आज तक करती आई हूँ, और मुझ में ये उम्मीद जगाई आपके उस स्नेहिल और भावनात्मक रिश्ते ने, जो आपने मेरी खिड़की पर रखे हुए मेरे उस पौधे से जोड़ लिया है। हर्षिता ने अपनी खिड़की पर रखे हुए उस पौधे की ओर देख कर इशारा करते हुए कहा। हेमंत जी, उस दिन जब आप मेरे फ्लैट के बाहर बिना किसी बात की परवाह किए मेरे डोरबेल लगातार बजा रहे थे, और फिर दरवाज़ा खुलने पर आपने अपनी बेबसी के चलते खुद को ही बारिश में भीगने की सज़ा दी, वो काफ़ी है मेरे लिए। आपकी इंसानियत और मेरे प्रति आपकी पवित्र भावना का आकलन करने के लिए। तभी डोरबेल बज उठी। इस बार शायद डिलीवरी बॉय ही था। हेमंत ने दरवाज़ा खोला और अपना खाने का ऑर्डर रिसीव कर लिया, और उसके बाद वो फिर से एक बार हर्षिता के सामने आकर बैठ गया। देखिए, आपको शायद मेरी ये बात बहुत अजीब और घटिया लगेगी, और जितना मैं अभी तक आपको जान पाई हूँ, उसके मुताबिक तो मुझे ये भी लगता है कि कहीं मेरी पूरी बात सुनने के बाद आप मुझे अपने घर से धक्के मारकर ही ना निकाल दें। प्लीज़, आप इस तरह की बातें बोलकर मुझे शर्मिंदा ना करें। देखिए हर्षिता जी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी किसी भी बात पर जैसा भी आप सोच रही हैं वैसा रिएक्ट तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। और रही बात आपकी मुझसे उम्मीद की, तो मैं इतना तो ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर मेरे वश में होगा तो मैं आपको नाउम्मीद बिल्कुल भी नहीं करूँगा। जी, आपके ही वश में है हेमंत जी, सब कुछ आपके ही वश में है। अगर आप चाहें तो मेरी ज़िंदगी के आसमान पर छाई ये दुखों की बदली छँट सकती है। मैं कुछ समझा नहीं हर्षिता जी। प्लीज़ आप ज़रा खुलकर बताइए कि आखिर मैं आपकी ज़िंदगी में किस तरह से मददगार साबित हो सकता हूँ? मुझे मुझे हर्षिता के शब्द उसके गले में ही घुटे जा रहे थे, और फिर वो चीख पड़ी, मुझे माँ बना दो हेमंत जी। और उस चीख के साथ जैसे सब कुछ शांत हो गया। दिल चीर देने वाली उस खामोशी के कुछ देर बाद हेमंत वहां से उठकर किचन में चला गया, जहां उसने 2 से 3 गिलास पानी लगातार अपने हलक से उतार लिए। उसके पैर मानो वहीं पर जम से हो गए थे। वो चाहकर भी वहां से हिल नहीं पा रहा था। तभी वहां पर हर्षिता भी आ गई। उसने अपना आंचल हेमंत के सामने फैला दिया। मुझे नाउम्मीद मत करो, प्लीज़ प्लीज़ हेमंत, मुझे नाउम्मीद मत करो। हर्षिता बेहताशा रोए जा रही थी, मगर हेमंत तो जैसे वहां पत्थर का बनकर खड़ा हुआ था। देखो, ये तो तुम भी जानते हो कि अब ये ही मेरी नियति है, और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि मेरे बच्चे का बाप पैसों से खरीदा हुआ हो, या फिर वो सिर्फ मेरे साथ अपनी हवस पूरी करने के लिए सोए। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे का पिता एक नेक दिल इंसान हो, जो सिर्फ कहने के लिए इंसान ना हो हेमंत, बल्कि जिसकी इंसानियत सचमुच में जिंदा हो। और सबसे बड़ी बात, कि जो मेरे बच्चे की माँ की पूरे दिल से इज्जत करता हो। ये कहते कहते हर्षिता ने अपने दोनों हाथ हेमंत के सामने जोड़ दिए, और फिर वो अचानक से हेमंत के पैरों में गिर गई। पत्थर बना हेमंत अब पिघल चुका था। उसने धीरे से अपने पैरों पर बैठी हुई हर्षिता को बड़े स्नेह और सम्मान के साथ उसके दोनों हाथ पकड़कर ऊपर उठाया, और हर्षिता रोते हुए उसके सीने से लिपट गई।
उस रात के बीत जाने के बाद अगले 2 महीने तक ना तो हेमंत ने कभी हर्षिता से मिलने की कोशिश की और ना ही हर्षिता ही कभी उससे मिलने आई। फिर एक दिन हर्षिता ने हेमंत को कॉल करके अपने माँ बनने की बात बताई, जिस पर हेमंत ने हर्षिता से बस इतना ही कहा कि हमेशा खुश रहो। ये कहते कहते उसकी पलकें गीली हो गई। अब ये आंसू खुशी के थे या फिर उसके हर्षिता से जुदा होने के एहसास के, इसे शब्दों में बयां करना तो खुद हेमंत के बस की बात नहीं थी। हेमंत के एग्जाम खत्म हो चुके थे और वो इस बीच अपनी दीदी गौरी से भी उसके घर मिलकर आ गया था। हर्षिता की खिड़की पर रखा हुआ पौधा फिर से हरा भरा हो चुका था। राघव अपने मामा की बेटी की शादी में बनारस जाने की तैयारी कर रहा था। और सबसे बड़ी बात कि अब हर्षिता का पति उसकी खुशी की परवाह करने लगा था। हर्षिता के पति में अचानक आए हुए इस बदलाव को हेमंत समेत राघव ने भी महसूस किया था कि अब हर्षिता के फ्लैट से चीखने चिल्लाने या लड़ने झगड़ने की आवाज़ें नहीं आती थी। और अब वो अक्सर अपने पति के साथ बाहर घूमने भी जाया करती, और वो भी हमेशा भारतीय परिधान में। राघव बनारस गया हुआ था और जनवरी की इस ठंड भरे दिन में आज फिर बेमौसम बरसात हो रही थी कि तभी एक ओला कैब हेमंत के फ्लैट के नीचे आकर रुकी। शायद हेमंत कहीं जा रहा था। तभी बरसात के अंदर आती हुई बौछारों के कारण खिड़की बंद करने आई हुई हर्षिता की नज़र उस कैब में सामान रखते हुए हेमंत पर पड़ी। और किसी आशंका से भरकर हर्षिता नंगे पाँव ही सीढ़ियों पर दौड़ती हुई नीचे आई, लेकिन वो कैब अब वहां से जा चुकी थी। हर्षिता पागलों की तरह सोसाइटी के गेट की तरफ भागी। कैब बस मेन गेट से बाहर निकल ही रही थी कि उसमें बैठे हुए हेमंत की नज़र अचानक ही अपनी कैब के पीछे आती हुई हर्षिता पर पड़ी, और उसने तुरंत ही कैब ड्राइवर से कैब रोककर साइड में लगाने को कहा। हेमंत, हेमंत! हर्षिता बारिश में पूरी तरह से भीग चुकी थी और वो बुरी तरह से हाफ भी रही थी। तुम कहाँ जा रहे हो हेमंत? और वो भी मुझे बिना बताए? आपको मैं किस हक से बताता? आखिर हक क्या है मेरा आप पर? और वैसे भी हर्षिता जी, मैं आप पर किसी भी तरह का कोई हक जताकर हमारे बीच के इस पवित्र रिश्ते को बदनामी के दलदल में धकेलना नहीं चाहता। लेकिन आप इस तरह से और इतना सारा सामान लेकर। हर्षिता की बात को बीच में ही काटते हुए हेमंत ने कहा, मैं जा रहा हूँ हर्षिता जी, और शायद अब कभी भी न लौटूं। और हर्षिता जी, मुझे इस बात का भी डर है कि कहीं मैं अपने अंश को देखकर अपनी मर्यादा ना भूल बैठूं, और फिर हमारे इस पवित्र रिश्ते की पवित्रता को बरकरार रखना खुद मेरे भी वश में नहीं होगा। हर्षिता ने अपने गालों पर बहते हुए आंसुओं को छुपाते हुए झुककर हेमंत के पैर छुए। आप रो रहे हैं? हर्षिता ने हेमंत की आंखों में झांकते हुए पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो आपकी खुशहाल जिंदगी को देखकर निकले हुए मेरे खुशी के आंसू हैं। चलता हूँ। अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना। और हाँ, अभी जो आप बच्चों की तरह दौड़ रही हैं ना, ये सब अब इस हालत में नहीं चलेगा, समझिए आप? हेमंत ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए और अपने होठों पर हंसी लाने की नाकाम कोशिश करते हुए हर्षिता को हिदायत देने के अंदाज में कहा। और हाँ, कभी जरूरत पड़े तो मेरा नंबर हमेशा राघव के पास रहेगा, ख्याल रखिएगा। कहता हुआ हेमंत कैब में बैठ गया। कैब के जाते ही वो बेमौसम की बारिश भी थम गई। हर्षिता अपने फ्लैट में वापस आ चुकी थी और उसने अपनी खिड़की पर रखे हुए उस हरे भरे पौधे को बड़े ही स्नेह के साथ सहलाया और फिर खिड़की बंद कर ली। तो दोस्तों, ये प्यारी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और नई कहानी में। तब तक के लिए थैंक यू।